Assalamu alaikum students. So let's we start with Bismillahir Rahmanir Rahim. I hope कि पिछले लेक्चर की आपको समझ आई होगी और क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा था मुझसे कोई फीमेल स्टूडेंट थी कि उन्होंने ये पूछा था कि चलें वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ. Today is our third lecture of entomology. Today is 13th April, Monday. Okay, so we have studied what will we study in this course. We have also discussed why do we study entomology, what is the importance. We have discussed entomology, that it is the scientific study of insects and their relationship with humans, plants and other organisms. So we have discussed general characters of insect. So insect is derived from Latin word insectum, which means divided body. So the body of insect is clearly is divided into three main parts: head, thorax, and abdomen. Uh, Thorax is mostly is further divided into three more segments, that is prothorax, mesothorax, and metathorax, while abdomen is the further divided into 7 to 11 segments. A generalized insect has three pairs of legs, each pair on each thoracic segment. Like एक pair of legs prothorax पे होता है, एक mesothorax पे, and एक जो है मेटाथोरैक्स पे है. ईच इंसेक्ट हैज टू पेयर ऑफ विंग्स, और विंग्स जो है मैंने कहा कि एक पेयर मीजोथोरैक्स पे होता है और एक मेटाथोरैक्स पे. हमेशा प्रोथोरैक्स पे कभी भी विंग्स नहीं होते. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई प्रोथोरैक्स पे विंग्स क्यों नहीं होते. तो इसका आंसर ये है कि मोस्टली हम लोग जो विंग्स हैं दे आर सपोज टू बी इन द सेंटर ऑफ द बॉडी. विंग्स मोस्टली जो है सेंटर ऑफ द बॉडी में होने चाहिए, बिकॉज ताकि फ्लाइट के दौरान बैलेंस मेंटेन रहे. तो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स जो है वो मोस्टली टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द बॉडी की तरफ होते हैं, जबकि जो प्रोथोरैक्स है वो बहुत ज़्यादा आगे बिल्कुल हेड के पीछे होता है. तो अगर वहाँ पे विंग्स लगे होंगे तो बॉडी फ्लाइट के दौरान बैलेंस में नहीं होगी. तो इसीलिए प्रोथोरैक्स पे विंग्स प्रेजेंट नहीं होते. तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पेयर ऑफ कंपाउंड आइज हैं, पेयर ऑफ एंटीनी, थ्री ऑसिलाई और सिंपल आइज हैं. ये सब हमने डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था इंसेक्ट्स हैव एक्सोस्केलेटन. Insects show the phenomena of metamorphosis. Sexual dimorphism is present. Sexual dimorphism हम किसे कहते हैं कि अगर मेल और फीमेल को हम डिफरेंशिएट कर सकें तो इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी मॉस्किटोज में कि मॉस्किटो में अगर उसके एंटीनी बहुत बुशी हैं तो वो मेल मॉस्किटो है, अगर बुशी नहीं है तो वो फीमेल मॉस्किटो है. दूसरा, दे रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली. सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं इंसेक्ट, और कुछ इंसेक्ट एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक हनी बीज जो है, हनी बीज में पार्थिनोजेनेसिस होती है. पार्थिनोजेनेसिस हम किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. के फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर एम्ब्रियो बन जाए तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं. ये मेटामॉर्फोसिस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था आप लोगों को. मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कि मेटामॉर्फोसिस इज द चेंज ऑफ शेप in an organism that it is changing from one stage to another. Like अगर हम ह्यूमन बींग्स की मिसाल लें तो पहले जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल इन्फेंट होता है, शीरख्वार बच्चा जो खुद कुछ खा पी नहीं सकता. फिर वो आता है चाइल्ड बनता है कि जब वो खुद खा पी सकता है लेकिन छोटा होता है. फिर वो जुविनाइल स्टेज में आता है जो लड़कपन की उम्र है, और फिर एडल्ट स्टेज. इन डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट उसकी जो शेप है बॉडी की और उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स में चेंज आती है. इसी को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस के हवाले से हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं टोटल इन द वर्ल्ड: होलोमेटाबोलन्स और हेमीमेटाबोलन्स. तो इंसेक्ट्स में होलोमेटाबोलन्स भी पाए जाते हैं और हेमीमेटाबोलन्स भी पाए जाते हैं. होलोमेटाबोलन्स, अब हेमीमेटाबोलन्स क्या है? हमारे पास होलोमेटाबोलन्स हम कहते हैं कि जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाए, और हेमीमेटाबोलन्स हम कहते हैं कि इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होती बल्कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है. अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, हमारे पास ये देखें, ये जो मैंने इधर डायग्राम दिखाई आपको बटरफ्लाई की, दिस इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और इसको हम होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं. और जिन ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है उनको हम होलो मेटाबोलन्स कहते हैं. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो एडल्ट है इट ले एग्स, एग्स की फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग्स से
बर्थ होती है या एग से लार्वा हैच करता है। और लार्वा हम किसे कहते हैं? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमेशा जो एग से लार्वा हैच होता है वो अपने एडल्ट के सिमिलर नहीं होता। लाइक आप अगर लार्वे की शक्ल देखें ये बिल्कुल, और आप बटरफ्लाई की शक्ल देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं है कि लार्वा जो है ये बटरफ्लाई का बच्चा है। ठीक है, तो जब यंग वन जो बर्थ हो उसकी शक्ल अपने पेरेंट्स से ना मिले, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलैरिटी ना हो, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और उसमें फिर लार्वा चेंज होता है प्यूपा में, और प्यूपा फिर चेंज होता है वापस एडल्ट में। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हमारे पास क्या है कि जो यंग वन है जो एग से, अगर वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर ना हो, लाइक बॉडी स्ट्रक्चर में या किसी भी चीज़ में, तो उसको हम कहते हैं कि इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। और वो जो यंग वन है वो लार्वा कहलाता है, कि लार्वा हमेशा जो है वो अपने जो उसके पेरेंट है उससे सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, और फिर लार्वा चेंज होता है। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, लाइक सॉरी 4 स्टेजेस। एडल्ट होता है, एडल्ट के बाद जाइगोटिक स्टेज आती है, जाइगोटिक के स्टेज से लार्वा हैच करता है, लार्वा देन चेंजेस टू प्यूपा एंड प्यूपा चेंजेस टू एडल्ट। जो हमारे पास हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस है, हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है उनको हम हेमी मेटाबोलन्स कहते हैं। हेमी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो एडल्ट है इट ले एग्स या जो जाइगोट है, और जाइगोट से जो यंग वन हैच होता है वो पेरेंट से सिमिलर है। लाइक अगर आप देखें इसके भी 2 एंटीने हैं, यंग वन के, एडल्ट के भी 2 एंटीने हैं। इसके भी थोरक्स है, एब्डोमेन है, 6 पेयर ऑफ लेग्स हैं। ठीक है, वो बिल्कुल यानी कि सिमिलर होता है, सिर्फ क्या होता है साइज में छोटा होता है अपने पेरेंट से जो यंग वन हैच होता है, और रिप्रोडक्टिवली क्या होता है इमेच्योर होता है। और इसको हम हमेशा इसको कहते हैं निम्फ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं, लाइक एडल्ट, एडल्ट से जाइगोट, जाइगोट से निम्फ, निम्फ वापस चेंज होता है एडल्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में। तो अगर जाइगोट से जो यंग वन हैच हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं है तो उसको हम लार्वा कहेंगे, और लार्वा चेंज होता है प्यूपा में, और प्यूपा चेंज होता है फिर एडल्ट में, इसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और अगर हमारे पास जो जाइगोट से या एग से यंग वन हैच हो रहा है वो यंग वन अपने पेरेंट के सिमिलर है, मींस सिर्फ साइज में छोटा है और रिप्रोडक्टिवली इमेच्योर है, बाकी वो हूबहू अपने पेरेंट की तरह है, तो उसको हम निम्फ कहते हैं इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, और इसमें इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। और जिन इंसेक्ट्स में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस या हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होती है उनको हम कहते हैं हेमी मेटाबोलन इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन थी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में, और मेटामॉर्फोसिस क्या चीज़ है ये इसमें सारा ये मैंने डिस्कस किया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप जब भी किसी चीज़ की पढ़ते हैं तो उसमें आप उसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी चीज़ के कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिशियल एस्पेक्ट नहीं है और सिर्फ नुकसान है, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। वो भी हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर हम देखें मॉस्कीटो, मॉस्कीटो हमें क्या है, अगर आप उसके देखें तो सारे नुकसानात ही नुकसानात है। लाइक वो हमें डिजीजेस काज करता है, हमें काटता है, एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, डेंगू काज कर रहा है, मलेरिया काज कर रहा है, येलो फीवर काज करता है। तो ये भी इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली किस तरह इंपॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हम उसे कहते हैं कि जिसको हम स्टडी करते हैं। और जाहिर बात है हम मॉस्कीटो को स्टडी करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल को और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि हम इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, और जब हम इसकी पॉपुलेशन जितनी कंट्रोल करेंगे उतना हमारे पास
जो है इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स पे कम होंगे। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं। तो इंसेक्ट्स के हमारे पास बहुत से इंसेक्ट्स हैं जिनके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं और बहुत से इंसेक्ट्स के हमारे पास हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो सबसे पहला फायदा है, जो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट इज दे आर द बिगेस्ट पॉलिनेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होती है दुनिया में वो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है और हमारे पास इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज, बटरफ्लाइज और मॉथ्स वगैरह। पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं? पॉलिनेशन सिंपली अगर मैं आपको डिफाइन कर दूं कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज नोन एज पॉलिनेशन। सिंपली हमारे पास पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि पोलन ग्रेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ट्रांसफर होके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। और वो पोलन ग्रेन जाके फिर क्या करता है, जाके उधर एग सेल के साथ फ्यूज होता है और हमारे पास फ्रूट बनता है और सीड्स वगैरह बनते हैं। सो अगर हमारे पास इंसेक्ट्स नहीं होते तो पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होता, और अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस ना होता तो हमारे पास ये जितने भी फ्रूट्स और सीड्स वगैरह या सीरियल्स वगैरह हम खाते हैं तो ये भी दुनिया में नहीं होते। तो आप खुद सोचें कि इंसेक्ट का कितना बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए एज अ पोलिनेटर। तो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पोलिनेटर्स हैं, हनी बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं और मॉथ्स हैं। ये किस तरह पोलिनेशन करते हैं? लाइक हनी बीज आपको पता है प्लांट नेक्टर पे फीड करती है, बटरफ्लाइज भी और मॉथ्स भी इस तरह, और भी बहुत से इंसेक्ट हैं जो प्लांट नेक्टर पे फीड करते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स अगर आपने पढ़े हों, दो किस्म के प्लांट्स होते हैं। एक वो कि जिनकी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है, उसमें इंसेक्ट का कोई रोल नहीं होता। दूसरे हमारे पास प्लांट्स कहलाते हैं एंटोमोफिलस प्लांट्स। एंटोमोफिलस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स कि जिनमें हमारे पास कौन से प्लांट्स हैं? वी हैव एंटोमोफिलस प्लांट्स। एंटोमोफिलस प्लांट्स are those plants which depend on insects for their pollination। ठीक है, एक हमारे पास प्लांट्स की दो किस्म के हैं। एक वो हैं कि जो जिनमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन होती है, एक वो प्लांट्स हैं जो एंटोमोफिलस प्लांट्स हैं, मीन वो टोटली डिपेंडेंट हैं इंसेक्ट पे फॉर देयर पॉलिनेशन। लाइक एंटोमोफिलस, एंटोमोलॉजी से एंटोमोन हमने कहा है कि इंसेक्ट को कहते हैं, तो एंटोमोफिलस, फिलस मीन्स कि वो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट है। अब जो एंटोमोफिलस प्लांट्स हैं, मोस्टली क्या होता है कि एंटोमोफिलस प्लांट्स एक तो वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें। दूसरा, उनके अंदर नेक्टर होता है या स्वीट सिरप होता है जिसको फीड करने या जिसको पीने जो है इंसेक्ट्स आते हैं। अब हनी बीज और बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होते हैं, आके बैठते हैं मेल फ्लावर से, क्या करते हैं वो जो स्वीट सिरप है या जो उनका नेक्टर है उसको उस पे फीड करते हैं। तो चूंकि एंटोमोफिलस प्लांट्स के जो स्टेमन है, सॉरी पोलन ग्रेन, वो स्टिकी होते हैं तो वो इनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। अब ये एट ए टाइम इनका पेट नहीं भरता, तो अब क्या करते हैं, ये एक फ्लावर से जूस पीने के बाद या नेक्टर पीने के बाद दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, और अगर ये जाके फीमेल फ्लावर पे बैठ गए तो फीमेल फ्लावर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इनके बॉडी के साथ पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं, तो वहां पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी स्टिकी होता है। तो जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी जाके बैठती है तो इंसेक्ट की बॉडी पे जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ चिपक जाते हैं, और जब इंसेक्ट उड़ता है तो पोलन ग्रेन वहीं पे रह जाते हैं, और फिर पोलन ग्रेन जाते हैं ओवरी के साथ और फिर उधर जाके एक्सेल को फर्टिलाइज करते हैं और हमारे पास सीड और फ्रूट बनता है। अगर हमारे पास जिन फ्लावर्स की पोलिनेशन नहीं होती तो कभी भी फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता। सो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इंसेक्ट्स की कि ये हमारे लिए पोलिनेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? तो जो सबसे पहला फायदा है वो इंसेक्ट का है, पॉलिनेटर्स। मूविंग टू नेक्स्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट, insects are the important member of food chain. Like
Insects are the most abundant organisms on earth, so they are an important part of many food chains and food webs. हमारे पास आपको मैंने बताया कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन दुनिया में इंसेक्ट्स की है। तो इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है, तो ये बहुत सी फूड चेन्स और फूड वेब्स के इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। और अब क्या फूड चेन हमारे पास क्या होता है कि लाइक फूड चेन हम उसे कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं, प्लांट्स पे फिर हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर फीड करते हैं, फिर हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर पे सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे फीड करते हैं, फिर डिकम्पोजर हैं। तो इसको तो हम फूड चेन कहते हैं। फूड वेब हम किसे कहते हैं? फूड वेब हम कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, के डिफरेंट फूड चेन्स जब आपस में इंटरकनेक्टेड हो, लाइक यहाँ पे एक फूड वेब दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसे देखें कि इंसेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक आप देखें कि ये ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट है, इसको फ्रॉग फीड कर रहा है, इसको खा रहा है। इस फ्रॉग को फिर बहुत सी फिशेज़ हैं आपकी जो इस फ्रॉग पे फीड करती हैं और फिशेज़ बड़ी होती हैं, हमें फ़ायदा मिलता है, फिश हम खाते हैं। इसी तरह लेडी बर्ड बीटल है, लेडी बर्ड बीटल पे डिफरेंट बर्ड्स फीड करते हैं इन इंसेक्ट्स पे और फिर उन बर्ड्स को शिकार करके हम खाते हैं, उन पे फीडिंग करते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप देखें ये ग्रास होपर्स वगैरह हैं, मैंने आपको पहले आगे हम पढ़ेंगे एक ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि राइस की फील्ड में हम फिशेस को ग्रो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम बिल्कुल फिशेस को कोई खुराक नहीं डालते, क्यों? बिकॉज हम उधर बहुत से फिश फील्ड जो राइस की फील्ड है, उधर बहुत से ग्रास होपर होते हैं, उन ग्रास होपर पे फ्रॉग्स वगैरह फीड करते हैं और वो जितनी भी फिशेज होती हैं वो उन फ्रॉग्स वगैरह पे फीड करके बड़ी हो रही होती हैं और हमें फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम कहते हैं कि जब भी हम दो फार्मिंग्स को एक ही जगह पे परफॉर्म करें तो उसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहते हैं। लाइक मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास राइस की फील्ड में आपको पता है कि 1 फुट तक पानी हर वक़्त भरा हुआ होता है। तो किसान क्या करते हैं कि उस एक ज़मीन पे राइस चावल की फसल भी उगाते हैं और उस पानी में मछली के जो है छोटे-छोटे बच्चे छोड़ देते हैं। अब वो जो मछली के बच्चे हैं, वो इन ग्रासहॉपर्स और फ्रॉग्स वगैरह पे फीडिंग करते हैं, क्योंकि राइस की फील्ड पे ग्रासहॉपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो उन्हीं ग्रासहॉपर्स और फ्रॉग पे फीड कर के जब चावल की फसल काटने का टाइम आता है, तो वो तकरीबन 750 ग्राम या 1 किलो तक उनका वज़न हुआ होता है। तो ये प्योरली जो है उससे क्या हो रहा है, एक तो हमें एक एक ही ज़मीन से एक्स्ट्रा फ़ायदा आ रहा है फिशेज़ की फ़ॉर्म में, दूसरा ग्रासहॉपर्स क्या करते हैं, वो राइस की फील्ड को नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो राइस की फील्ड पे ग्रासहॉपर की कंसंट्रेशन भी कम होती है और चावल की फसल भी ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये हमारे पास फूड चेन की इन इंसेक्ट्स की इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे अगर हम फूड चेन देखें तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स पे इंसेक्ट्स फीड करते हैं, इंसेक्ट पे फिशेज़ और फ्रॉग्स वगैरह फीड करते हैं और फिशेज़ पे आगे जाके हम कौन फीड करता है? पीपल फीड करते हैं या ह्यूमन बीइंग्स फीडिंग करते हैं। तो ये हमारे पास एक फूड चेन का भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है। लाइक आपके पास अगर हम देखें, ये तो हमने कर लिया कि जो इसका शिकार करते हैं इंसेक्ट्स का। हमारे पास इंसेक्ट्स बहुत से ऐसे हैं कि जो हमारे पास पेस्ट हैं, लाइक हमारे पास जो हमारी फसलों को तबाह करते हैं, उनको खाते हैं। तो वो इंसेक्ट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लाइक अगर हमारे पास आप देख लें लेडी बर्ड बीटल है। ये यहाँ पे पीछे पीछे लेक्चर्स में शायद मैंने उसकी एक पिक्चर डाली थी। अ यस, देयर इट इज़। अब ये जो लेडी बर्ड बीटल है, ये हमारे पास कार्निवोरस इंसेक्ट है और ये बहुत सी इंसेक्ट के पेस्ट हैं, वो क्रॉप्स के हमारे पेस्ट होते हैं जिनके ऊपर ये फीडिंग करती है। और क्या करती है कि अगर हम एक बहुत बड़ी तादाद में लेडी बर्ड बीटल की उस फील्ड पे छोड़ दें कि जहाँ पे पेस्ट हैं, तो ये कुछ ही अरसे में उन सारे पेस्ट पे फीडिंग कर जाती है और वो सारे पेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक तो ये भी एक इनका बेनिफिशियल एस्पेक्ट है। ठीक है? कि फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लाइक एक एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको इन इंसेक्ट्स की इंपॉर्टेंस का। हमारे सामने हाउस फ्लाई आपने देखी होगी, घरों में होती है, एक बहुत बेकार सा इंसेक्ट लगता है। लेकिन अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊँ फूड चेन में, चाइना ने क्या किया था कि आज से कुछ 25 से 30 साल पहले चाइना के लोग चूँकि डिटर्मिनेंट हैं, वो जिस काम के पीछे पड़ते हैं उसको कर लेते हैं। तो क्या हुआ था कि उन्होंने अपने पूरे मुल्क से सारी की सारी जो है, जो हाउस फ्लाइज़ हैं, उनका खात्मा कर दिया था। एज़ अ रिज़ल्ट क्या हुआ, उस उसी साल जब हाउस फ्लाइज़ खत्म हुई थी, तो उनकी सारी फसलों पे
पेस्ट ने इतना ज़्यादा अटैक किया कि चाइना में फेमाइन की सूरत आ गई थी। फेमाइन कहते हैं कहत को, तो वहाँ कहत आने लग गया था बिकॉज़ उनकी सारी फसलें तबाह हो गई थी। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको पता चला कि जो हाउस फ्लाइज़ हैं ये बहुत सी पेस्ट हैं, जो आपकी क्रॉप्स के पेस्ट होते हैं, ये उनके अंडों पे फ़ीड कर जाती है, उनके लार्वों पे फ़ीड करती है और एडल्ट्स को पे भी कभी-कभी फ़ील कर जाती है, तो मोस्टली उनके एग्स खा जाती है। तो वो एग्स जैसे ही ले करते हैं, हाउस फ्लाई उन एग्स को खा जाती है, तो पेस्ट की पॉपुलेशन क्या रहती है? कंट्रोल में रहती है। अब जैसे ही उन्होंने उस हाउस फ्लाई को फूड चेन से हटा दिया, लाइक एलिमिनेट किया, तो जब एक इम्पोर्टेंट मेंबर फूड चेन का हट जाए, तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होती है। तो डिस्टर्बेंस क्या हुई कि जब वो प्रेडेटर हट गया, तो प्रे की पॉपुलेशन जो इंसेक्ट पेस्ट थे, जो उसके प्रे थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो वहाँ की जो है उनकी सारी फसलें खा गए और वहाँ पे कहत आ गया। फिर चाइना ने क्या किया कि और ममालिक से बहुत सारी जो है हाउस फ्लाइज को इंपोर्ट किया और अपनी फसलों में और अपने इर्द-गिर्द हर जगह पे उसको रिलीज़ किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक सिंपल हाउस फ्लाई की फूड चेन में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर एक हाउस फ्लाई की इतनी इम्पोर्टेंस है, तो सारे के सारे जो हमारे पास 1 मिलियन इंसेक्ट की स्पीशीज़ हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होगी ह्यूमन बीइंग्स के लिए, क्योंकि वो फूड चेन के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं। ठीक है? तो ये फूड चेन का भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह इंसेक्ट्स हमारे फूड चेन में फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल एस्पेक्ट है इंसेक्ट का, वो है हमारे पास different products. So insects produce different useful products that we use in our daily life. हमारे पास different products भी produce करके देते हैं insects हमें, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा economically और financially बहुत ज़्यादा important है और हम अपने daily use में इस्तेमाल करते हैं. Like for example, honey bees gives us honey. हमारे पास honey bees हमें, या शहद की मक्खी हमें शहद देती है, प्लस वैक्स भी देती है. वैक्स हमारे पास मोमबत्तियां बनाने में इस्तेमाल होता है और हमारे पास वैक्स जो है डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है और डिफरेंट क्रीम्स वगैरह और जो वैसलीन वगैरह बनती है, इसमें भी हमारे पास वैक्स की यूटिलाइजेशन है. दूसरा हमारे पास सिल्क इंसेक्ट गिव्स सिल्क. हमारे पास अगर आप इसे देखें, ये हमारे पास सिल्क इंसेक्ट है. ये सिल्क इंसेक्ट का जो लार्वा है, ये लार्वा मैंने आपको मेटामॉर्फोसिस अभी हमने पढ़ी कि एग से लार्वा हैच होता है और लार्वा से प्यूपा बनता है. नाउ दिस इज प्यूपा और ये कोकून इसको हम कहते हैं. ये लार्वा जब प्यूपल फॉर्म में आता है तो ये सिल्क या एक फाइबर सिक्रीट करना स्टार्ट करता है और अपने इर्द गिर्द लपेटता जाता है. तो इसी से हमें जो है सिल्क वॉर्म या जो सिल्क का धागा वो मिलता है और उसी सिल्क थ्रेड से हम क्या करते हैं, जो सिल्क के क्लोथ्स हैं आपके, वो उसी से बनते हैं. तो ये सिल्क जो इंसेक्ट है या सिल्क वॉर्म भी हम इसको कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे लिए क्या करता है, सिल्क की प्रोडक्शन करता है. ये वो इंसेक्ट है, दिस इज द सिल्क इंसेक्ट. ये हमारे पास सिल्क वॉर्म या वो लार्वा है सिल्क इंसेक्ट का और ये उसका प्यूपा या प्यूपल स्टेज है और इसको हम कोकून भी कहते हैं. तो इसको हम क्या करते हैं कि जब ये कोकून बन जाती है तो इसको हम गर्म पानी में गर्म कर लेते हैं. उसके बाद अंदर का जो इंसेक्ट है वो मर जाता है, तो हम इसका एक, बस हमें जिस तरह आपको वो टेप का सिरा ढूंढने की idea होती है, इसका हम एक सिरा ढूंढ लेते हैं. उसके बाद हम इसको खोलते जाते हैं और वो जो धागा है वो अलहदा होता जाता है. तो इस तरह ही हम सिल्क हार्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से जो है इंडस्ट्री में जाते हैं और उससे सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं. ठीक है, एक तो ये बड़ा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा लैक इंसेक्ट गिव्स अस लैक. लैक हमारे पास एक रेजिनस कंपाउंड है जो हमारे पास लैक इंसेक्ट हमें प्रोवाइड करता है. दिस इज लैक इंसेक्ट और ये भी जब लार्वा से प्यूपल स्टेज में होता है तो प्यूपल स्टेज में ये इस किस्म के रेजिनस कंपाउंड जो है ये सिक्रीट कर रहा होता है. अब ये रेजिन जो है इसके बहुत फायदे हैं. लाइक हमारे पास जैम्स वगैरह में यूज़ होता है. ये हमारे पास डाइज में यूज़ होता है. डाइज हम कहते हैं जो कपड़ों को कलर देने के लिए हम कपड़ों को कलर देते हैं, उसको हम डाई कहते हैं उस रंग को. तो मोस्टली जो जिसमें ये लैक डाला गया होता है या ये रेजिनस कंपाउंड डाला गया होता है, उन उस रंगों से अगर कलर किसी भी कपड़े को आप कलर दें तो वो कलर कभी फिर उतरता नहीं है. ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है. इसके अलावा पेंट्स में यूज़ होता है. आपके पास कॉस्मेटिक्स जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें ये लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि उसमें डालते हैं. इसके अलावा अगर हम देखें जो आपके पास पिकल्स वगैरह हैं, अचार वगैरह, उसमें भी इसका यूज़ होता है. डिफरेंट जूसेस और जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें भी लैक डाला जाता है या रेजिनस कंपाउंड डाला जाता है. तो इसके बहुत ज़्यादा
फ़ायदे हैं। इसका एक और जो फ़ायदा है लाइक हमारे पास मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं सील किसी भी चीज़ को आपने कोई बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है उसको आपने सील करना है तो लाइक जो हमारे पास बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो उनके जब क्वेश्चन पेपर आते हैं तो वो लैग के थ्रू सील किए जाते हैं और लैग की ये क्वालिटी है कि एक बार वो चिपका देगा और जैसे आप उसको वहाँ से उखाड़ेंगे वापस दोबारा वो चिपकता नहीं है तो अगर एग्जामिनर जाता है तो वो अगर सील है तो वो साफ पता चला था अगर खुला होता है तो वो वापस चिपक नहीं सकता और पता लग जाता है कि जो आपकी सिक्रेसी है वो लीक हो गई है तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो इर्द गिर्द हमारे पास लैग का काम है वो ये होता है कि वो क्या करते हैं कि उसको पिघला के और बस वो स्टैम्प के जरिए उसको वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या जो आंसर शीट्स वापस बोर्ड में जाती हैं उसको सील कर देते हैं और इसकी प्रॉपर्टी है कि एक बार सील हो जाए उसके बाद वापस ओपन कर दो तो वापस ये इसकी जो वो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाती है फिर इसको हटा के फेंक देते हैं और फिर दूसरा लैग हमें यूज़ करना पड़ता है ठीक है तो ये तो कुछ थे हमारे पास जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं बाकी इनका आज थोड़ी लेट हो गए हैं तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस जो बाकी बच गई हैं वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं और क्वेश्चन लाजमी पूछा करें बिकॉज अगर आप लोग क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि या तो आप लेक्चर सुन ही नहीं रहे अगर आप सुन रहे हैं तो उसको या तो आपको सही समझ नहीं आ रही बिकॉज जब भी आप लेक्चर सही तरह से समझते हो तो आपके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज होता है और उस क्वेश्चन का आप लोग अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन कर लें मैं वहाँ पे भी आंसर दे दिया करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो उस क्वेश्चन को मैं वापस से भी इधर आंसर कर दिया करूँगा